हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। ठीक है, मैं लाया हूँ सीटेट 2022 में पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हुई है। हमारा पार्ट 4 है। 3 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए देखिए और क्वेश्चंस कीजिए, आंसर कीजिए। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये रहा शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज की सीरीज में। हाँ, क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है वर्ली। ठीक है, वर्ली। ठीक है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन ओडिशा, डी ऑप्शन बिहार। जल्दी से बताइए। तो सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वर्ली जो एक पारंपरिक कला है। यह महाराष्ट्र में वर्ली नाम भी सुना होगा, वर्ली ये सब है ना बोला जाता। तो प्रश्न फर्स्ट का सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। ठीक है, तो वर्ली जो है एक चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला, ये एक चित्रकारी है और यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। और यह जो समुदाय है आदि जनजाति है वो महाराष्ट्र में रहती है। ठीक है, और वह स्थान भी जहाँ ये रहती है वर्ली के नाम से जाना जाता है और यह मुंबई के पास स्थित है। और यह जो जनजाति है वो पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए तो वर्ली जनजाति होती है। ठीक है, आइए, तो पहले का ये ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। ऑप्शन कीजिए। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम की है कि मणिपुर की, कि अरुणाचल प्रदेश की है, कि झारखंड की है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कुडुक जो है वो झारखंड की भाषा है। और झारखंड में एक ओराव, झारखंड में एक पूछा जाए, झारखंड में एक ओराव जनजाति रहती है, ओराव जनजाति रहती है, उसके द्वारा यह भाषा बोली जाती है। तो यह पूछा जाए कुडुक किस जनजाति की भाषा है, तो ओराव जनजाति की भाषा है। और कहाँ की भाषा है, तो यह झारखंड की भाषा है। ठीक है, और ओराव जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में निवास करती है, झारखंड में निवास करती है, उड़ीसा राज्य में भी निवास करती है। तो कुडुक झारखंड, मेनली कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है और यह ओराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला बहुत पूछा जाता है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चुनाव करिए। ए ऑप्शन, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी ऑप्शन, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। डी ऑप्शन, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। सही ऑप्शन बताइए। ए ऑप्शन होगा ए, सी और डी, बी ऑप्शन ए, बी और डी, सी ऑप्शन बी, सी और डी, डी ऑप्शन ए, बी और सी। सही बताइए सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि ए, बी, सी सही है। मतलब कि इन चित्र को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्र कला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। और मधुबनी जो है वो बिहार का एक स्थान है। मधुबनी बिहार में एक स्थान है। ठीक है, और मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। ये डी ऑप्शन गलत है, मधुबनी बिहार का एक स्थान है और मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम बिहार में मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मतलब बिहार पे एक मधुबनी नामक स्थान है, उस स्थान के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है,
त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें चावल के घोल के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चावल के घोल के रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग खास तरह के होते हैं। इनको बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। और इन चित्रों को जो बनाते हैं तो इसमें इंसान बनाते हैं, जानवर बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, फूल बनाते हैं, पंछी बनाते हैं, मछलियाँ बनाते हैं, अन्य कई जीव जंतु इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। ए ऑप्शन वारली, बी ऑप्शन माड़ना, सी ऑप्शन मधुबनी, डी ऑप्शन अल्पना। सही ऑप्शन का चुनाव करिए। ए वारली, बी माड़ना, सी मधुबनी, डी अल्पना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी मधुबनी। ऑप्शन सी मधुबनी। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है मधुबनी। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मधुबनी चित्रकला है वो मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा में, मधुबनी में एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की यह प्रमुख चित्रकला है। तो मिथिलांचल क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला तो मधुबनी लोक चित्रकला जो है वो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। और यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित शैली है। यानी कि नेपाल के मिथिला क्षेत्र में और भारत के बिहार राज्य में प्रचलित शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथे का सी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति पाई जाती है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति पाई जाती है। ए लद्दाख में, बी मणिपुर में, सी असम में और डी सिक्किम में। सही ऑप्शन बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है और लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में और लद्दाख क्षेत्र में चांगटांग चांग चांग टांग चांगटांग नामक स्थान में पाई जाती है। ठीक है, और चांगपा जो है वो घुमंतु प्रकार के लोग होते हैं, घुमंतु जनजाति होती है। ठीक है, कहने का मतलब वो हमेशा एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं और वो करते क्या, वो अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। हमेशा अपने भेड़ बकरियों के साथ झुंड भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर टहलते रहते हैं हरे मैदानों की खोज में। ठीक है, और होता क्या कि जो इनके जो ज़रूरत का सामान होता है इन्हीं भेड़ बकरियों से मिल जाता है। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। ठीक है, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर ऊन बनती है। चांगपा जनजाति एक खास तरह की बकरियां पालते हैं, उनके बालों से दुनिया की मशहूर ऊन बनती है जिसे बोलते हैं पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन, इनसे बनी हुई सालें कपड़े बहुत गर्म होती हैं। पश्मीना शॉल ना, इनसे बनी हुई सालें और कपड़े या इस ऊन से बनी हुई साले कपड़े जो भी वस्त्र होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं। तो खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर मतलब कि दुनिया की मशहूर ऊन बनती है जिसका नाम है पश्मीना। ठीक, तो इस क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, पश्मीना से संबंधित तो राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सिक्स क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ए सूर्यमणि, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी सुनीता विलियम्स, डी बछेंद्री पाल। सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल। सही ऑप्शन बताइए। तो
प्रश्न 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, वो होगा बी। छोटे पर भी, छोटे क्लासों में भी है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बी, 6 का बी है। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हमारी हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब कि स्टोरी तो मतलब कि जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करती थी। 12 साल से उन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। और एक बार में ये 130 ग्राम वजन उठा लेती, 130 130 किलोग्राम वजन उठाने में एक बार में सच्चे में समझ लो कितना उठा लेती हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। तो कांस्य पदक जीतने वाली, मतलब कि अगर पूछा जाए ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। किस कैटेगरी में मिला, तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में मिला, ठीक है। और कहाँ के रहने निवासी है, आंध्र प्रदेश की निवासी है। तो 6 का बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। जल्दी से आंसर कीजिए। तो चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, जल्दी से ऑप्शन दी, मणिपुर, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चेराओ नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, तो होता क्या है, मतलब कि मिजोरम के लोग जब फसल पकती है, फसल पकती है तो उस पकने के टाइम में गांव में त्योहार बनाते हैं। उस त्योहार में ये सब लोग एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, ठीक है। और उसी समय एक खास तरह का नृत्य नाच भी करते हैं जिसको चेराओ नाच कहा जाता है। तो फसल पकने के उपलक्ष्य में ये खास तरह का नाच करते हैं जिसे चेराओ नाच कहते हैं। इस नाच में होता क्या है, इसमें होता क्या कि जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ठीक है। और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, धर 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 धर। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मतलब ये डंडी पीट रही है तो ऐसे कूदा, ऐसे कूदा, ऐसे कूद, ऐसे कूदा, ऐसे कूदा और ऐसे कूदा, ठीक है। और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। फिल्मों में देखा होगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो 7 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। जल्दी बताओ, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। शिट, कैसे ये लोग बनाते हैं, ऑप्शन ही छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बेटा जो छूट गया उसको हमने भर दिया रिक्त स्थान। एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। ए ऑप्शन सोनपुर में, बी ऑप्शन हरिद्वार में, सी ऑप्शन पुष्कर में, डी ऑप्शन नासिक में। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर दिया करें। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, ठीक है। अच्छा, सोनपुर कहाँ का जिला है, सोनपुर कहाँ का स्थान है,
कहाँ पड़ता है ये? तो सोनपुर, सोनपुर बिहार में पड़ता है। सोनपुर बिहार में पड़ता है। बिहार से पूछ, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पूछ सकता है। बिहार दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, तो बिहार में आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में लगता है। ये भी पूछा जा सकता है कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, पूछ लेते हैं सीटेट वाले, कुछ भरोसा नहीं है। और और किस महीने में? तो नवंबर और दिसंबर महीने में, नवंबर और दिसंबर महीने में लगता है, ठीक है। हाँ, सीटेट वाले को विश्वास नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाथी बाजार इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है। हाथी बाजार, हाथी बाजार लगता है इसमें। हाथी बाजार इस मेले में लगता है। यह मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। तो पूछ सकता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। या स्टेट के नाम दे सकते हैं तो बिहार में। मुख्य आकर्षण का केंद्र इसमें क्या है? तो हाथी बाजार है, ठीक है। और किस समय लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। किस महीने में लगता है? तो नवंबर दिसंबर महीने में लगता है, ठीक। तो 8वें का ऑप्शन ए सही है आपका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यू वाला बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ए चैत्र शुक्ल तीज को, बी श्रावण शुक्ल तीज को, सी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, डी चैत्र शुक्ल नवमी को। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए। तो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा तो होगा ए ऑप्शन। 90 का ए ऑप्शन। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और सॉरी, जुकाम हो गया। होलिका दहन के बाद गणगौर का त्योहार आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो गणगौर का त्योहार जो है चैत्र शुद्ध प्रतिमा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। कहने का मतलब चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। चैत्र शुद्ध प्रतिमा से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त हो जाता है। और गणगौर जी शायद एक भगवान होते हैं, है ना। तो उनकी जो सवारी है वो जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकलती है और होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो ये भी पूछ सकते हैं, चैत्र शुद्धि प्रथमा से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को चैत्र शुक्ल ठीक है तृतीया तक बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा आपका, ठीक है। मेन है, सीधे ये याद रखो, चैत्र शुक्ल तीज को, गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है और इसमें गणगौर की सवारी जो है वो जयपुर बीकानेर में धूमधाम से निकलती है और होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ हो जाता है, ठीक। आइए 90 का ऑप्शन ए सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कुछ पैडागॉजी से संबंधित हैं, पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित क्वेश्चंस, कुछ आपके जनरल क्वेश्चन पूछे और कुछ क्वेश्चन बेटे इसमें जो पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स वो आपके सराउंडिंग से पूछे जाते हैं, परिवेश से पूछे जाते हैं। आप लोग जो त्यौहार मनाते हो, जो आप लोग मेले घूमने जाते हो, ठीक है। और जैसे साइंस से पूछे, आप लोग फ्रिज में जो यूज रखते हो रोजाना डेली में खाने पकाने की चीज़ें, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। कभी भी कुछ बीमारियां पूछ लेते हैं, ज़्यादा हाईफाई नहीं पूछते, बस सराउंडिंग से पूछते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगों के बारे में पूछ लेते हैं जो नॉर्मल जीवन के लिए, दैनिक जीवन के बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। वो इन सब चीज़ों के बारे में सीटेट वाला पूछते हैं। यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं होता है और वही चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़, छोटी चीज़ें पूछते हैं। तो ज़्यादा हाईफाई पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। मार पर्यावरण अध्ययन के लिए मार अच्छी अच्छी किताबें ले आए, ये ले आए, वो ले आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सीधे
एक से लेके 8 तक की, एक से लेके 5, एक से लेके 8 तक की आप एनसीईआरटी बुक्स खरीदे, वही पढ़िए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ए ऑप्शन सही होगा कि बी, की सी, की डी? जल्दी से ऑप्शन कीजिए। मतलब कि जानवरों को अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करना, इसका क्या उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को? तो इसका जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि तीनों सही हैं। ए, बी, सी, आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। जब बच्चों को हम जानवरों का अवलोकन करने के लिए बोलेंगे तो वो जानवरों को देखेगा, अपने हिसाब से सोचेगा, उसके बारे में अपनी समझ विकसित करेगा, देखेगा, ठीक। और जब हम चित्र बनाने को उसको प्रेरित करेंगे तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, ठीक है, अपने अनुभव से देखी हुई चीज़ों को किताब पे, वो कॉपी पे रंगेगा, बनाएगा। इससे बच्चे में ज्ञान का सृजन होगा, बच्चा सृजनशील बनेगा। और इन सब चीज़ों से बच्चों में अवलोकन क्षमता का और रचना कौशलों का विकास होगा। और देखेंगे चीज़ें कितनी सौंदर्य होती, चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, तो उसमें सौंदर्य के प्रति, यानी कि सौंदर्य की संवेदना का भी विकास होगा, ठीक है। तो ए, बी, सी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। 10वें का मतलब कि ज्ञान अगर देखा जाए तो बच्चे को ज्ञान के सृजन के लिए, सृजनशील बनने के लिए क्रियात्मक रूप से शामिल होना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए ये उद्देश्य है, ठीक है। और जो पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तकें होती हैं उसमें कुछ क्रियाकलाप होते हैं, जैसे जानवरों को देखना, उनका चित्र बनाना। इससे बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित होती है, ठीक है। और उस अवलोकन क्षमता को विकसित करने के लिए उन्हें क्लास से बाहर, विद्यालय से बाहर ले जाना चाहिए, बाग बगीचे तालाबों के किनारे ले जाना चाहिए, उनको प्रकृति भ्रमण पर ले जाना चाहिए, जिससे उनके कुछ अपने अनुभव बनेंगे और वो अनुभव अपनी उन सब चीज़ों में जो बनाएंगे, देखेंगे, उसमें जोड़ेंगे। समझ गए? तो ए, बी, सी आपके तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, ठीक है। तो 10वें का ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ये ऑप्शन आपका सी है और ये ऑप्शन आपका डी है। भैया लोग बनाते हैं इसे हैं कंप्यूटर वाले, आज उनको डांटूंगा, ऑप्शन ही छोड़ देते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? मतलब सीखने के किस सिद्धांत का अनुसरण पर्यावरण अध्ययन में होता है? ऑप्शन कीजिए। ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन सी है ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन डी है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन बी है अमूर्त से मूर्त। जल्दी बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सिद्धांत में ज्ञात से अज्ञात इस नियम का अनुसरण होना चाहिए, इस विधि का, इस सिद्धांत का अनुसरण होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण करना चाहिए, ये सभी आपके शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है। और बेटा प्राइमरी लेवल पर ये जो शिक्षण सूत्र या जो विधि है वो सबसे अधिक लोकप्रिय होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जब हम विद्यार्थियों को कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो उसको सिखाने से पूर्व जो विषय हमें पढ़ाना होता है, विषय वस्तु, उससे संबंधित हम उससे पहले उसका पूर्व ज्ञान देख लेते हैं कि उसको उस चीज़ के बारे में कितना पता है,
ठीक, तो ये कितना ज्ञात है, क्या जानता है, ये चीज़ें हम पता कर लेंगे। उसी से हमें पाठ का आरंभ करना चाहिए और उसी ज्ञात पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर हमें शिक्षार्थियों को नया ज्ञान यानी कि उसी विषय वस्तु से संबंधित नई चीज़ें सिखानी चाहिए, उसका नया नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का अनुसरण पर्यावरण अध्ययन में करना चाहिए। सबसे पहले जान लेना चाहिए बच्चा उस चीज़ के बारे में कितना पहले से जानता है। पूर्व ज्ञान ले लो, जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हो आप। उसके बाद उसी को बेस बनाते हुए उसको नई चीज़ सिखाइए, जिससे बच्चा क्या करेगा, उसमें बहुत फेमिलियर हो जाएगा, लग रहा है अपना जैसा लग रहा है, हम तो ये जानते हैं उसमें, और वो मज़ा लेगा, बहुत ही मज़े के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ पढ़ेगा। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन आपका सी होगा, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। जल्दी से आंसर दीजिए, ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें बी और सी दोनों सही हैं। इसमें बी और सी दोनों सही हैं। समूह में सीखना जो है वो सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। सबसे पहले बात, जब हम पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी लेवल कुछ भी कर रहे हो प्राइमरी लेवल पे, तो अनुशासनहीनता, नियम कानून, पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना, ये सब बवाला नहीं होता है। प्राइमरी लेवल पे केवल बच्चों को सिखाया जाता है, उनके कौशलों का विकास किया जाता है, उसमें उनमें रुचि जागृत की जाती है। ठीक है, उनकी क्षमताओं को, सांस्कृतिक परिवेश को, वातावरण को, सब चीज़ों को, उनके संस्कृतियों को, सबका सम्मान किया जाता है। ठीक है, उन्हें उन पर कोई दबाव बनाया जाता है। तो अनुशासनहीनता ये नेगेटिव वर्ड है, इसको हटा देते हैं। और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये सब थोड़ा ध्यान रखा करिए, तो ये से भी हटा दो। हाँ, अब देखो कि इससे बच्चे मतलब इन सब चीज़ों से बच्चे में क्या असर पड़ सकता है, बच्चे में क्या अच्छाइयाँ आ सकती हैं, मतलब कि और सब चीज़ें, क्या चीज़ें उससे संबंधित हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। अगर देखें तो इससे समूह में सीखना जो सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, कहने मतलब आप सब लोग जब छोटे बच्चे आपस में सीख रहे होंगे, तो मान लो कोई एक बच्चा नहीं जान पा रहा होगा, तो बगल वाला बच्चा अगर जानता है तो क्या करेगा, उस बच्चे को बता देगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये फायदेमंद हो रहा है। ठीक, और जब बच्चे एक साथ समूह में सीखते हैं तो सब अपनी अपनी बढ़िया बोली बोलते हैं, हर अलग अलग परिवेश से आते रहते हैं। ठीक है, और ठीक है, अपनी अपनी बोली बोलते हैं, अपने अपने विचार एक दूसरे से साझा करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी चीज़ें एक दूसरे को बताएंगे, अच्छा यहाँ ये होता, अच्छा वहाँ होता। तो इससे क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया बेहतर बनती है। इससे समूह में सीखना जो कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनता है। लोग एक दूसरे से घुल मिल के रहेंगे। ठीक, किसी को हीन भावना से नहीं देखेंगे, सब परस्पर समान रूप से रहेंगे। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है, यानी 12वें का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और इसके अलावा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतरक्रिया को बेहतर करता है। क्योंकि और बच्चे जो है शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते, जब एक साथ करेंगे बिना किसी प्रेशर के, बिना उसके, तो वो बहुत ही रुचि लेंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही आनंदित होंगे। तो बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। ठीक, और आप जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा करेंगे तो वे बहुत खुश होते हैं, और वो चीज़ें करने के लिए और प्रेरित होते हैं। अतः बच्चों की प्रशंसा किया करें। ठीक है, और उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से कभी भी ना नकारें। वो जो भी करें उसको नकारें मत, उनकी प्रशंसा करो, जिससे वो चीज़ों को करने के लिए और प्रेरित हो। तो 12वें का ऑप्शन ए सही है, बी और सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ 13वां किधर चला हुआ बेटा, सॉरी 13 क्वेश्चन कहीं उड़ गया है, कोई बात नहीं। आज जिन्होंने सेट किया उसको उनको कस के डांटेंगे आज, कैसे बनाते हैं, फीस पूरी लेते हैं। हाँ चलिए, निम्न 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? कंस्ट्रक्टिव मेजर का साधन नहीं है, सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। मतलब कि सीखने में जो रचना कंस्ट्रक्टिव चीज़ हुई है उसका अगर आकलन करना तो उसका साधन नहीं है। तो सीखने में रचनात्मकता का अगर हमें आकलन करना तो उस आकलन को करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा साधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन ए वर्णन अभिलेख, ऑप्शन बी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो होता है कि बच्चे के वार्षिक प्रगति का, कितने उसने प्रगति की, ठीक है, इसका लेखा जोखा होता है। तो पोर्टफोलियो, इससे हम उसके प्रगति का आकलन लगा सकते हैं, ठीक है, कितना अच्छा कितना क्या। तो 14वें का ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। ओ मिस्टेक, दूसरा समझ के बता गए, सॉरी 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 सॉरी। हाँ 14वें का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी पर्यावरण उपलब्ध परीक्षण। पर्यावरण उपलब्ध परीक्षण, पर्यावरण उपलब्ध परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, 14वें का ऑप्शन बी। 14वें का ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसके द्वारा हम रचनात्मकता, किसी प्रकार का आकलन का मतलब रचनात्मक आकलन का पता नहीं लगा सकते, ठीक है, सॉरी, ठीक है। पोर्टफोलियो जो होता है वो बच्चे के एक पूरे वर्ष के दौरान प्रगति का लेखा जोखा होता है, और प्रगति जो वो हर क्षेत्र से प्रगति उसका होता है, उसने क्या सीखा, कितना सीखा, उसका व्यवहारिक ज्ञान कितना है, लोगों के साथ मेल जोल कैसा है, और कंस्ट्रक्टिव माइंड उसका कैसा है, रचनात्मकता, सृजनशीलता, ये सब देखा जाता है, ठीक है, समझ गए, ओके। तो वार्षिक उपलब्ध परीक्षण जो है वो सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता क्या है, मतलब वार्षिक उपलब्धि जो परीक्षण जो है वो स्कूल से हम विषय से संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण है, मतलब कि हर विषय से मतलब कि रिलेटेड उसको कितना ज्ञान है, अगर ये चेक करना तो इसके लिए वार्षिक उपलब्ध परीक्षण होता है। मतलब कि वार्षिक उपलब्ध परीक्षण स्कूल से विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है, ठीक है। होता क्या है इसमें, तो इस परीक्षण में मतलब कि कोई भी टीचर या शिक्षक ये पता लगाता है, ये पता लगा सकता है कि किसी विद्यार्थी ने या एक विद्यार्थी ने कितनी प्रगति की है, कितनी प्रोग्रेस की, कितनी उन्नति की है, और विद्यार्थी ने किस लिमिट तक यानी किस सीमा तक संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त किया है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान को पता करने का एक तरीका होता है, समझ गए। तो इससे रचनात्मक आकलन का पता नहीं लगाया जा सकता। वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापने, इन सबसे पता लगाया जा सकता है। वर्णन अभिलेख, कहीं आप घुमाने ले गए और विद्यार्थियों से बोला आपको वहाँ घुमाने ले गए तो उसके बारे में अपने विचार को अभिव्यक्त कीजिए, ठीक है। और जब भी विचारों के अभिव्यक्ति के लिए बोला जाए बच्चों को तो आप अपना प्रेशर कभी मत दीजिए, नियम कानून मत लगाइए, उनको वो लिखने दीजिए, इससे उनमें बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ में वो आगे बढ़ेंगे। तो वर्णन अभिलेख से क्या पता चलेगा, उनकी रचनात्मकता का, सृजनशीलता का पता चलेगा, बच्चों ने क्या क्या देखा, क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, अपनी भाषा कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो 14वें का ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो आंसर बी सही है, एनुअल अचीवमेंट
टेस्ट। इससे केवल विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, पोर्टफोलियो होगा, क्रमनिर्धारण मापनी होगा, वर्णन अभिलेख होगा। ठीक, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आ गया तो उस हिसाब से बताएगा तो छोड़ो। ठीक, चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यो बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रहना चाहिए? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ऑप्शन ए आकलन के संकेतकों का उपयोग, ऑप्शन बी बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ऑप्शन सी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के EVS पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो अगर हमें बच्चों का आकलन करना चाहिए तो इन चारों में से किस चीज़ को हटा देना चाहिए, किस चीज़ को शामिल नहीं करना चाहिए? अपना दिमाग लगाइए, बताइए। प्राथमिक लेवल पर जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो उनका पाठ्यक्रम से कोई मतलब समय पूरा ये सब नहीं देखा जाता। ठीक है, हमारा कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, है ना कोई नियम कानून होना चाहिए, ना कोई दबाव प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। बच्चा जो भी लिखता जो भी बोलता उसको लिखने बोलने से हर चीज़ का सम्मान करिए, है ना। नहीं बहुत दिन अरे तुमने तो गलत लिखा, तुमने तो ये लिखा, ऐसे बच्चों में कुंठा आएगी। ठीक है, हीनता आएगी, फिर वो आपसे दोबारा कभी नहीं पूछने आएगा मास्टर साहब ये बताया दो हमका। ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा लिखा है, थोड़ा इसको इस तरह से लिखिए तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसको उसी बहाने से सही करके चीज़ें बता दो। ठीक है, तो और वो प्रेरित होगा, है ना। चाहे वो गलत लिखे चाहे अच्छा लिखे, उसकी प्रशंसा कीजिए। चलो, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बहुत गलत चीज़ है। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बच्चे का पेपर IAS का देने जा रहे हैं कि बोर्ड देने जा रहे हैं, अभी छोटा बच्चा है ना, उसको इस प्रकार डेवलप करो, चीज़ें सीखें। चाहे गलत उत्तर है, आंकना ये सब चीज़ें हटाओ। तो बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, इसको बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। इससे आपको बच्चों को नहीं आंकना चाहिए। अरे अच्छा सही अच्छा दिए आंसर दिया, बड़ा अच्छा बच्चा, गलत उत्तर दिया, बड़ा गंदा बच्चा, एक्सीलेंट, बैड ना, ये गलत चीज़ है। तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इस चीज़ को दूर करना चाहिए। तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, इससे बच्चों का आकलन नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन करते समय, जब हम पर्यावरण अध्ययन में जब आकलन कर रहे हैं उस समय बच्चे के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके उत्तरों में आई त्रुटियों को जो गलतियां हो गई हैं या कमियों को पहचानना चाहिए और पहचान कर उनको दूर करना चाहिए। दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसके माध्यम से दूर करना चाहिए। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण ये होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम तो 15वें का ऑप्शन सी आपका सही है। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसको हटा देना चाहिए। ठीक, बस उनके उसकी बजाय क्या त्रुटि क्या कमी है उसको पहचानिए और उसको दूर करिए। दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण, डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखे अच्छा कौन सा रोग है क्या है, तो उस हिसाब से तो आपको उपचार करेगा वही चीज़। चलिए 15वें का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा ये सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, आशा करता हूँ हमारे द्वारा लाए गए आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, यही हमारा आप सबके लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट शेड्यूल पे, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ठीक है।